गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। अब आपका जो लेसन सेकंड में था द एंग्लो नेपालीज वॉर। ठीक है, एंग्लो नेपालीज वॉर के अंदर क्या है, द एंग्लो नेपालीज वॉर रिजल्टेड व्हेन द नेपालीज एक्सपेंडेड देयर किंगडम टू कुमाऊं। ठीक है, एंग्लो नेपाली वॉर किस चीज़ का रिजल्ट थी, जब नेपाली लोगों ने अपने किंगडम को कुमाऊं और गढ़वाल में बढ़ाना शुरू किया, इन द ईस्ट एंड अवध इन द वेस्ट। ठीक है, और द ईस्ट में उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में बनाना शुरू किया था, और अवध था जो वेस्ट में था उसमें। द डिफीट ऑफ द नेपालीज इन दीज बैटल्स लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, जब नेपालीज जो इस बैटल को हार गए, जिसके कारण जो गढ़वाल और कुमाऊं था वो ब्रिटिश टेरिटरी जो थी इंडिया की उसमें आ गया। इट ऑल्सो लेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गोरखास इनटू द ब्रिटिश आर्मी। और इसमें क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर में जो गोरखास होते थे उनकी भर्ती करी गई ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सब्सिडरी अलाइंसेस। ठीक है, सब्सिडरी अलाइंसेस वाज अ पॉलिसी यूज्ड बाय द EEIC। ठीक है, सब्सिडरी अलाइंसेस एक पॉलिसी थी जो यूज़ की जाती थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टू ब्रिंग स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेस्ली, इट्स मेन फीचर वर्ड। और ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी, लॉर्ड वेस्ली ने करी थी। और इसके मेन फीचर्स क्या थे, any Indian ruler accepting the subsidiary alliances had to keep British force within her territory and had to pay for the upkeep of the troops। ठीक है, इस जो पॉलिसी के अंदर जो था कि कोई भी जो राजा या रानी हो उसको जो अपनी टेरिटरी के अंदर ब्रिटिश फोर्सेस को रखना पड़ेगा, और उनकी अपकीप के लिए, उनकी तरक्की के लिए इन ट्रूप्स की उसको पे भी करना पड़ेगा। इफ़ द रूलर कुड नॉट मेक पेमेंट्स देन ही शी हैड टू सीड टेरिटरी टू द ब्रिटिश। अगर ठीक है, अगर वो ये रूलर उनकी बात नहीं मानते थे तो वो उनकी टेरिटरी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। A British official called a resident would stay at the court of the ruler। जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे उनको क्या बोला जाता था, रेजिडेंट बोला जाता था, जो कि कोर्ट ऑफ द स्टे एट द कोर्ट ऑफ द रूलर रहते थे। ठीक है, रूलर्स गेव कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर्स टू द EEIC। इनका जो कंट्रोल होता था वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉरेन अफेयर होते थे उनके ऊपर होता था। इन रिटर्न दे वर गिवन प्रोटेक्शन बाय द कंपनी। और इसके रिटर्न में कंपनी उनको क्या देती थी, प्रोटेक्शन देती थी। ऑल नॉन इंग्लिश फॉरनर वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रूलर। ठीक है, जो भी नॉन इंग्लिश जो फॉरनर होते थे उनको हटा दिया जाता था। ठीक है, अबाउट 1/3 ऑफ द टेरिटरीज बॉट अंडर द कंपनीज, और 1/3 टेरिटरीज थी वो कंपनी के अंडर में आ गई थी। सो यूजिंग सच एग्रीमेंट्स कोचिन, जयपुर और त्रिवेणकोट। ठीक है, और उन्होंने ये जो संधियाँ करी थी उसके कारण, एग्रीमेंट के कारण, जो कोची था, जयपुर था, त्रिवेणकोट था, हैदराबाद था, राजपुताना वर सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट विच एंटर्ड इनटू द सब्सिडरी अलाइंसेस। ठीक है, जो सब्सिडरी अलाइंसेस के अंतर्गत आ गए थे। अब आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप वाज अनदर पॉलिसी विच वाज यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी कंट्रोल। ठीक है, डॉक्ट्रिन लैप्स भी एक तरह की पॉलिसी थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था जो कंपनी का जो कंट्रोल है उसके विस्तार के लिए, इनिशिएटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। और इसको किसने इनिशिएट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, द पॉलिसी स्टेट दैट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द रूलर ऑफ अ सब्सिडरी स्टेट विदाउट लिविंग अ नेचुरल हायर ऑफ टू द थ्रोन। ठीक है, इसमें इस पॉलिसी में क्या होता था कि अगर किसी रूलर की डेथ हो जाती थी और उसने सब्सिडी अलाइंसेस को माना होता था और उसका कोई वारिस नहीं होता था, तो द डिसेंडेंट टेरिटरी वुड लैप्स और पास इनटू द ब्रिटिश कंट्रोल। तो वो जो पॉलिसी वो जो स्टेट होता था वो इस पॉलिसी के अंतर्गत ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया जाता था। अब आपका आता है झांसी, सतारा एंड नागपुर वर एनेक्सेक्टेड यूजिंग दिस पॉलिसी। ठीक है, इस पॉलिसी के द्वारा उन्होंने झांसी और सतारा और नागपुर को भी अपने उसमें मिला लिया। अराउंड द सेम टाइम अवध वाज आल्सो एनेक्सेक्ट ऑन द एक्सक्यूज दैट इट वाज बीइंग मिस रूल्ड बाय नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, उन्होंने अवध को भी इस पॉलिसी के द्वारा अपने उसमें मिलाना चाहा, और उन्होंने इसका ये रीज़न दिया कि जो नवाब वाजिद अली शाह है वो ठीक से शासन नहीं कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी आल्सो फोर्स द निज़ाम ऑफ द हैदराबाद टू सीड बेरा टू द ब्रिटिश। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने हैदराबाद के निज़ाम को भी फोर्स किया कि वो ब्रिटिश
के रूल को मान ले, ठीक है। सूरत एंड तंजौर वर आल्सो अबॉलिश, ठीक है। सूरत और तंजौर पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। विद दिस द ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल ऑल द प्रिंसली स्टेट एंड इट बिकेम द बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस तरह से ब्रिटिश एम्पायर ने जो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट थे उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट बनकर उभरी इस सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर में क्या है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विक्ट्री एट द प्लासी एंड इट्स गेन ऑफ दीवानी राइट्स लेड टू इट बीइंग स्क्रूटनाइज्ड बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट, ठीक है। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने प्लासी की जो लड़ाई थी उसमें भी विक्ट्री हासिल करी और उसने दीवानी राइट्स से वो हासिल कर लिए, लेकिन इसकी छटनी कर दी गई इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा सून द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, किसके द्वारा, जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1773 में was पास किया गया था। एंड दिस एक्ट इंश्योर द गवर्नमेंट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कंपनी, ठीक है। इस एक्ट ने क्या किया कि गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो कंपनी के ऊपर, कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उनके ऊपर बढ़ा दिया। द कंपनी वाज ओनली अलाउड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन, ठीक है। कंपनी को किसके उस पर बिहाफ पर एक्ट करना था, जो राजा था। एंड वाज सब्जेक्टेड टू रेगुलेट इन सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर, ठीक है। और उसको कुछ सिविल और मिलिट्री और रेवेन्यू जो मैटर्स थे उसमें भी उसको सीमित कर दिया गया। फॉर दिस द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड अ गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर टू एडमिनिस्टर द प्रोविंस ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसके लिए गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया एक गवर्नर जनरल को और 4 काउंसलर को कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखे, ठीक है। इन 1784 द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास, ठीक है। 1784 में क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया गया, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल विच वाज टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ EIC, ठीक है। जिसमें कि एक बोर्ड का गठन किया गया जो सुपरवाइज करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क को। वर्किंग इन इंग्लैंड द बोर्ड ऑल्सो प्रिवेंटेड द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो इस एक्ट में ये भी व्यवस्था की गई कि जो शेयर्स हैं उनको, शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कंपनी में प्रिवेंट किया जाए from interfering in the governance of India. It consisted of 6 members which include a secretary of state from the British cabinet, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 6 जो मेंबर होते थे उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जो ब्रिटिश कैबिनेट का होता था। नेक्स्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द चार्टर एक्ट इन 1813, ठीक है। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने एक चार्टर एक्ट को पास किया था 1813 में। इट रीन्यूड द चार्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने रिन्यूड किया था जो चार्टर था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। दिस एक्ट ऑल्सो टर्मिनेटेड द कंपनीज मोनोपोली इन इंडिया, ठीक है। इस एक्ट ने भी जो कंपनी का एकाधिकार हो गया था इंडिया के ऊपर उसको कम किया। एंड ऑल्सो अलाउड प्राइवेट बॉडीज़ टू इन्वेस्ट इन इंडियन ट्रेड, और इसने प्राइवेट बॉडीज़ को अलाउ किया कि वो इंडियन ट्रेड में अपना इन्वेस्ट कर सके। इट ऑल्सो एंडेड द EEIC टी ट्रेड विद चाइना, ठीक है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी ट्रेड थी चाइना के साथ उसको भी ख़त्म कर दिया। मोर ओवर द गवर्नर जनरल वाज मेड द इफेक्टिव रूल ऑफ द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल था उसने एक इफेक्टिव रूलर बनकर उभरा कंपनीज की जो टेरिटरी थी इंडिया में। अब आपका आता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स एक्सपेंडेड द आर्मी एज सुन एज ही वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, अपनी आर्मी को एक्सपेंड किया जब उसको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773 में, ठीक है। सिपाहीज वर रिक्रूटेड फॉर द बंगाल आर्मी फ्रॉम अवध एंड बनारस रीजन, ठीक है। और जो सिपाही थे वो रिक्रूट किए जा रहे थे बंगाल आर्मी में, कहाँ से, अवध और बनारस रीजन से। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड एंड फॉर द नेक्स्ट 75 ईयर्स, और ये कब तक जारी रहा, 75 ईयर्स तक। मेजोरिटी ऑफ द स्पाइस इन बंगाल आर्मी वर फ्रॉम दीज पार्ट, ठीक है। जो बंगाल की आर्मी में जो सिपाही थे वो मोस्टली कहाँ के थे, अवध और बनारस के थे। These soldiers were well trained and disciplined, and an Indian spy could
टू द पोस्ट ऑफ अ सूबेदार। ठीक है, ये जो सिपाही होते थे वो वेल ट्रेन होते थे, डिसिप्लिन होते थे। ठीक है, इंडियन सिपाही को किस पोस्ट तक वो जा सकता था, एक सूबेदार की पोस्ट तक वो जा सकता था। फिर उसके बाद आपका आता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बताया गया फॉर इफेक्टिव द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फॉर इफेक्टिव एक प्रशासन के लिए जो ब्रिटिश टेरिटरी को इंडिया में था वो डिवाइड किया गया था किसमें, डिस्ट्रिक्ट में, विच वाज आल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि एक बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। द कलेक्टर, मजिस्ट्रेट एंड जज वर द थ्री मेन ऑफिशियल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन थ्री मेन थे, एक तो कलेक्टर था, एक मजिस्ट्रेट था और एक जज था। यही तीन मेन ऑफिशियल्स थे। ठीक है, द कलेक्टर कलेक्टेड रेवेन्यू। ठीक है, जो कलेक्टर था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। मजिस्ट्रेट लुक आफ्टर द लॉ, और जो मजिस्ट्रेट होता था वो लॉ को लुक आफ्टर करता, लॉ एंड ऑर्डर को लुक आफ्टर करता था, कानून व्यवस्था को। ठीक है, द जज वॉज इन चार्ज ऑफ जस्टिस, और जज का काम क्या था, न्याय करना था। ठीक है, मैनी अदर मेजर्स वर आल्सो अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द इंडियन सिविल सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी जो भारत में इंट्रोड्यूस की गई वो किस गवर्नर जनरलशिप में किस गवर्नर की जनरलशिप में इंट्रोड्यूस की गई, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के उसमें आपका इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, इन ऑर्डर टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज सेटअप इन द कलकत्ता बाय लॉर्ड वेस्ली। ठीक है, जो आपकी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते थे उसके लिए सर विलियम जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में किसके द्वारा था, वो लॉर्ड वेस्ली के द्वारा। ठीक है, द कॉलेज वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय ईस्ट इंडिया कॉलेज एट हेलीबरी इन इंग्लैंड। ठीक है, बाद में इस कॉलेज को रिप्लेस कर दिया गया ईस्ट इंडिया कॉलेज में जो कि हेलीबरी में था इंग्लैंड में। ठीक है, दो द सिविल सर्वेंट बिगेन टू बी सिलेक्टेड थ्रू अ कम्पिटिटिव एग्जाम, जो इसमें सिविल सर्वेंट होते थे वो जो थे सिलेक्ट किए जाते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियंस टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम एज इट वाज हेल्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, ये इंडियंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि अब ये एग्ज़ाम कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। मोर ओवर इंडियंस वर बैरेड फ्रॉम कंपीटिंग फ्रॉम हायर पोस्ट। ठीक है, वैसे भी इंडियंस को मना कर दिया, मतलब रोका जाता था हायर पोस्ट के कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द एग्जामिनेशन। जो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को पास किया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पुलिस। इट वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस हु सेट अप अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो था वो एक परमानेंट पुलिस फोर्स जो थी इंडिया में स्थापित की थी। अ थाना और पुलिस स्टेशन हेडेड बाय अ दरोगा, और थाना और पुलिस स्टेशन में किसके अंडर में होता था, एक दरोगा के अंडर में होता था। वह सेटअप इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता था। कोतवाल्स एंड चौकीदार्स वर आल्सो अपॉइंटेड टू द लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। कोतवाल और जो चौकीदार होते थे उनको भी अपॉइंट किया जाता था लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए टाउन और विलेजेस में। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट वाज सुपरवाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उनके सारे कार्यों को कौन उसको सुपरवाइज करता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द पुलिस फोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज फेमस फॉर करप्शन एंड ऑपरेशन। ठीक है, जो कॉलोनियल टाइम में जब उपनिवेशवाद के समय में पुलिस फोर्स किसके लिए बदनाम थी, करप्शन के लिए और ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, मोर ओवर इंडियंस कुड नॉट गेट प्रमोशन टू हायर रैंक इन द सर्विस। ठीक है, इंडियंस को इस सर्विस में कोई भी हायर रैंक नहीं दिया जाता था। अब आपका आता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, वॉरेन हेस्टिंगस एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस
took up step to bring about a proper judicial system in India। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगस और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने स्टेप लिया इंडिया में एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम बनाने के लिए। पीरियड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड कोड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर इन 1837। ठीक है, इन्होंने इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किया, पीनल कोड को इंट्रोड्यूस किया एंड कोड्स ऑफ सिविल्स और क्रिमिनल प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया 1837 में। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट लाइक द शास्त्रास एंड द शरीयत। ठीक है, जो इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था, रिलीजियस टेक्स्ट पर, धार्मिक आधार पर आधारित था, जैसे कि हिंदुओं के शास्त्र हो गए और मुस्लिम में जो शरीयत मानी जाती थी उस पर ये आधारित था। विद द confection of law came the establishment of the rule of law and equality before the law। ठीक है, the administration thus began to be based on law rather than on wishing of the ruler। ठीक है, जो अब एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस पर बेस्ड हो गया था, लॉ पर, कानून पर आधारित हो गया था, ना कि राजा की इच्छा पर। मोर इम्पोर्टेंटली एवरी पर्सन इन द कंट्री बिकेम इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, पूरी कंट्री में जो लोग थे वो कानून के समक्ष समान माने जाने लगे, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर। ठीक है, नेवरदलेस इन reality the Europeans always had a superior position in the eyes of the law। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन जो थे उनको हमेशा एक अपर पोजीशन दी जाती थी कानून के सामने भी। अ हायरार्की ऑफ कोर्ट वाज आल्सो एस्टेब्लिश इन द कंट्री, और एक चेन भी स्थापित, हायरार्की भी स्थापित करी गई थी कोर्ट्स की इंडिया के अंदर, विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, जिसमें इस हायरार्की में जो था उसमें सबसे टॉप पर कौन था, सुप्रीम कोर्ट था। बिलो इट वर हाई कोर्ट एट कलकत्ता, उससे नीचे कौन था, हाई कोर्ट था जो कि कलकत्ता में था, मद्रास एंड बॉम्बे में था। द डिस्ट्रिक्ट एंड रजिस्ट्रार कोर्ट वर फर्दर बिलो इन द हायरार्की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आते थे, डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रार के कोर्ट्स आते थे इस हायरार्की में। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट था, फिर उसके बाद हाई कोर्ट था जो कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे में था, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रार आते थे। ठीक है, वर द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हेडेड बाय द इंडियन जजेस। ठीक है, इसमें जो इन कोर्टों में इंडियन जजेस को भी रखा जाता था। इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू इंडियंस वर नॉट अलाउड टू रेज और टू हाई पोजीशन, लेकिन इस जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडियंस को बहुत ऊंची पोस्ट नहीं दी जाती थी। इन कंक्लूजन, इन देयर 2.5 centuries ऑफ रूल द कॉलोनियल स्टेट ब्रॉट अबाउट अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द कंट्री। ठीक है, जो कॉलोनियल जो हाफ सेंचुरी का जो रूल रहा उसने क्या किया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था उसको कंट्री में स्थापित किया, पार्ट ऑफ विच कैन स्टिल बी सीन इन मॉडर्न इंडिया, जिसके पार्ट्स, कुछ पार्ट्स अभी भी मॉडर्न इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं।